वह होटल में अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलिया मना रहा था। अचानक उसे सड़क पर कोई शरीर पड़ा हुआ नजर आया। उसने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाया क्योंकि वह शरीर सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। अब भीख मांगने का ये कौन सा नया तरीका निकाल लिया है तुम लोगों ने? जल्दी से साइड पर हो, मैं लेट हो रही हूँ। तनिष कुमार, जो कि जख्मी हालत में जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था, एक चीखती हुई स्त्री की आवाज सुनकर उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हाथ हिलाकर इशारा करने लगा, जिसे देखकर नम्रता का पारा दोबारा से चढ़ गया। वह उसे खरी खोटी सुनाने के लिए उसके पास जाकर रुकी ही थी कि तनिष कुमार की हालत देखकर उसके दिल को धक्का लगा। बेवकूफ लड़की, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे उठाओ और अस्पताल लेकर जाओ। तनिष ने जब उसे काफी देर तक यूं ही खामोश एकटक अपने आप को घूरते पाया तो सख्त लहजे में बोला। इधर नम्रता ने फौरन से अपना मुंह फुला लिया था। तुम जानते भी हो तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? जरा अपने लहजे पर गौर करो। लड़की, मैं मर रहा हूँ, कुछ तो भगवान का खौफ करो। अब की बार तनिष का लहजा पहले से भी ज्यादा गुस्से वाला था। नम्रता गुस्से से दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई। भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से यहीं पर ही मर जाओ। अगर ऐसे ही बात करोगे तो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तनिष को पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने लड़कियों के स्वभाव के बारे में जितना भी सुन रखा था वह वाकई में सच था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों में उठती हुई दर्द की लहरों को बर्दाश्त किया और मिन्नत भरे लहजे में बोला, मैडम, अगर आप मेरी मदद करोगी तो आपकी बहुत कृपा होगी। फिलहाल मेरे पास पेन नहीं है। मुमकिन होता तो आपके लिए एक प्रार्थना पत्र लिख देता, लेकिन एक वादा करता हूँ, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले आपके पते पर धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। यह सुनकर नम्रता ने अधा से अपने बालों को झटका। साथ में गुलाब का गुलदस्ता भी भेज सकते हो, मुझे वो भी पसंद है। इतना कहकर उसने तनिष की जख्मी टांग को पकड़कर खींचा तो अगले ही पल वो जमीन पर जोर से हाथ मारने लगा, दर्द से बिलबिलाने लगा। अगर तुम मुझे जान से मारना चाहती हो तो सीधी तरह से बता दो, इस तरह से तड़पाने का क्या मतलब है? उसका चेहरा इस वक्त दर्द और गुस्से के मारे लाल हो गया था, लेकिन इस बार उसने अपने लहजे पर काफी हद तक काबू रखा हुआ था। नम्रता की नजर अचानक उसके शरीर पर बने जख्म पर पड़ी तो उसने फौरन से अपने होठों पर हाथ रखा। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे नजर नहीं आया। ये कहकर उसने दोबारा से सोचे समझे बिना तनिष के जख्मी बाजू को पकड़ा और उसे खींचने लगी। तनिष को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था और उसे शिद्दत से अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि इस लड़की से उसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। उसके दोबारा चीखने पर नम्रता कमर पर दोनों हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। तुम मुझे सीधी तरह से बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी कौन सी बाजू और टांग काम करती है? तनिष ने बहुत मुश्किल से अपने बाएं हाथ की तरफ इशारा किया। नम्रता ने उसे उठाकर खींचना चाहा, मगर इस कशमकश में वह अपना संतुलन बरकरार न रख सकी और अगले ही पल वह तनिष की गोद में जाकर गिरी थी। जैसे तैसे करके वह उठी और उसे एक बार फिर पकड़कर घसीटने लगी। हे भगवान, तुम कितने भारी हो! इंसान थोड़ा सा अपना वजन कम ही कर लेता है ताकि इस तरह की परिस्थितियों में दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी न हो। तनिष्क खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में अपने भगवान से शिद्दत से प्रार्थना कर रहा था। उसे भी कोई ऐसा मौका मिले जहां ये लड़की उसके सामने हो और तब वो उसे इस दर्द भरी मदद का बदला लेगा। मैडम साहिबा, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे अंदाजा होता कि मुझे बचाने वाली लड़की इस कदर कमजोर होगी तो मैं कभी भी इस सड़क पर ना गिरता। वो ताना मारते हुए कह रहा था। चलो अच्छा छोड़ो, तुम भी क्या याद रखोगे? उसने बहुत मुश्किल से तनिष को गाड़ी में डाला था और खुद आगे की सीट पर संभाल कर बैठ गई। आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छे खासे 20,000 रुपए जो उसने अपने भाई को ब्लैकमेल करके उससे लेने थे, मेरे खाते में आ रहे थे। तनिष ने गहरी सांस छोड़ी। मैं 50,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। कृपया करके बस आप सही सलामत मुझे अस्पताल में पहुंचा दे। यह सुनकर नम्रता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उसने गाड़ी में दोबारा से तेज आवाज में गाना बजा दिया, जिससे तनिष को अपने कानों के पर्दे फटे हुए महसूस हो रहे थे। वह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ राजनीति में भी एक जाना पहचाना नाम था। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और एक बहुत बड़ा जमींदार भी था। उसने हमेशा दूसरों को अपने आदेश का पालन करते हुए पाया था।
जिंदगी जीने के लिए उसके कुछ खास नियम थे, जिस पर वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करता था। लेकिन पहली बार इस लड़की की वजह से उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था। क्या तुम ये गाना बंद कर सकती हो? थोड़ी ही देर में वह तेज आवाज में चिल्लाया। तो नम्रता ने फौरन से शीशा बंद किया और सवालिया अंदाज में आंखें मटकाकर उसे देखने लगी। सॉरी। मैंने सुना है कि उसके अंदाज में पूरी मासूमियत थी। यूं लग रहा था जैसे कल ही मैडम साहिबा का जन्म हुआ हो। मैंने कहा है मैडम, क्या ये गाना आप बंद कर सकती हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं, नम्रता ने एक शब्द में जवाब दिया और दोबारा से गाना चालू कर दिया। हे भगवान, मुझे सब्र और इम्तिहान देना। वो बस आगे के शीशे में नम्रता के खूबसूरत चेहरे को घूर कर रह गया था। दिल ही दिल में उसने एक और पक्का इरादा कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी सुंदरता देखकर किसी लड़की से विवाह नहीं करेगा। वो पहले इस लड़की में संस्कार देखेगा। इन दिनों जगमोहन दादाजी भी उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन दादाजी से भी ज्यादा उसके दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े थे। आज भी उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बहुत मुश्किल से खुद को घसीटता हुआ वो मुख्य सड़क तक पहुंचा था। और यहाँ पर भी उसे नर्मदा के रूप में एक और मुसीबत मिल गई थी। उसे अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचाने के बाद नर्मदा वहां से दुम दबाकर भाग गई, जबकि वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ उसकी पीठ को घूर कर रह गया। उसके फोन करने पर उसका खास आदमी और सारे सुरक्षाकर्मी अस्पताल में पहुंच गए। अगर नर्मदा कुछ और पलों के लिए वहां पर रुक जाती तो शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि जिस बड़े रईस को वो बाहर की दुनिया में ढूंढ रही थी, वह रईस उसे मुफ्त में ही मिल सकता था। जगमोहन दादाजी ने तनिष्क की ये सब हालत देखी तो दोबारा से बिना रुके शुरू हो गए। मैं इसी वजह से ही तुम्हें कह रहा था कि विवाह कर लो। आज वो तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारा ख्याल रखती। ये सुनकर तनिष्क ने अपनी आंखें घुमाई और तीखे लहजे में बोला, नहीं दादाजी, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आज मेरी पत्नी होती तो मेरी तरह ही पट्टी करवाकर अस्पताल में पड़ी होती, या फिर शायद भगवान को प्यारी हो चुकी होती। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे जिंदा बच गया हूँ। वो वाकई में इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे नर्मदा का चेहरा नजर आता, उसके पूरे शरीर में डर के मारे कपकपी छूट जाती। वो अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों से मिला था, लेकिन नर्मदा जैसा सिरदर्द पहली बार उसके पाले में पड़ा था। दूसरी तरफ नर्मदा जैसे ही बैठक में दाखिल हुई, सामने ही उसकी बुआ की सहेली मंगला देवी का सबसे बड़ा बेटा निहाल, जो कि बुआ की सहेली का बेटा था, वो एक फिल्म के हीरो जैसा कटिंग करवाकर बैठा हुआ था। नर्मदा को देखकर ही उसने एक झटके से अपने बालों को लहराया। नम्रता ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में भगवान का नाम जाप करने लगी। घर वाले बुआ की सहेली मंगला देवी के इस होनहार बेटे को उसके सिर पर थोपना चाहते थे, जिसको देखने से पहले ही वो 3 बार भगवान का मंत्र पढ़ लेती थी। ऐसा नहीं था कि वह शक्ल सूरत का बुरा था, उसकी हरकतें हद से ज्यादा अजीब थी। वैसे तो वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था और दादाजी का कहना था कि अब नर्मदा उसकी ही कंपनी में नौकरी करेगी। लेकिन दादाजी से जिद करके नर्मदा ने दूसरी कंपनी में अर्जी दे दी थी। उसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था, जो कि परसों पूरा होने वाला था। नम्रता ने इंटरव्यू भी दिया था और बाकी सारी चीजें भी साफ हो गई थी। उसने बस कल से काम शुरू करना था और अपने बॉस से मुलाकात करनी थी, जो कि पिछले 1 महीने से मलेशिया में थे। अभी भी वो बुआ की सहेली की बेटे को पूरी तरह से नजरअंदाज करके वहां से जाने ही लगी थी। निहाल की आवाज उसके कानों में गूंजी, अरे नम्रता जी, कैसी हैं आप? यह सुनकर नर्मदा ने बहुत मुश्किल से अपने अंदर उठते हुए गुस्से पर काबू पाया और दांत पीसते हुए बोली, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि मुझे नम्रता जी कहकर ना पुकारा करो। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये सुनकर वह अपना चश्मा ठीक करके दोबारा से दांत दिखाने लगा। अरे नम्रता जी, आप हैं ही इतनी प्यारी कि आपको आदर दिए बिना रह नहीं सकता। नम्रता ने अब की बार परेशानी से अपना माथा सहलाया था। अगर तुम मुझे वाकई में आदर देना चाहते हो तो अपने उल्लू जैसे आंखों को काबू में रखो। दोबारा अगर तुमने मुझे ऐसे लगातार देखा तो अपनी गाड़ी से टक्कर मार दूंगी। ये कहकर वह लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि उसे देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा था। बेचारा निहाल को लग रहा था कि नम्रता को पाना मुश्किल नहीं है। उसके मुताबिक वो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा आगे रहने वाला इंसान है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता वारिस था, और था भी तो इकलौता नमूना। इसकी वजह से नम्रता ने रात का खाना भी नहीं खाया था। लेकिन मेहमानों के जाने के फौरन बाद ही जगमोहन लाल जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया
नम्रता को देखते ही वो जोश के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ फैलाए, लेकिन नम्रता ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। दादाजी, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर जगमोहन लाल जी ने अपने चश्मे को संभाला और मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने मेरी आधी से ज्यादा मुश्किल को हल कर दी। अब मुझे बताओ कि विवाह की तारीख कब की रखनी है। नम्रता को लग रहा था किसी ने उसके सिर पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया हो। दादाजी, मैं उस व्यक्ति की शक्ल भी देखना नहीं चाहती और आप विवाह की बात कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि विवाह की रात मेरा दम घुटने की वजह से परिणाम हो जाए? हे भगवान, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? भला अपने दादाजी से सुहाग रात की बातें कौन करता है? ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे से आई थी, जहां पर निश्चित हाथ लपेटे खड़ा उसे बनावटी गुस्से से घूर रहा था। नम्रता का चेहरा एक ही पल के लिए शर्म के मारे लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया। अगर आप लोगों ने मेरी उसके साथ जबरदस्ती शादी करवाई है, तो सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अपनी और उसकी सुहागरात का पूरा नक्शा खींचकर आपके सामने रख दूंगी कि किस तरह से मैं उस व्यक्ति की जान ले लूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन निहाल से विवाह नहीं करूंगी। दादाजी ने अब की बार उसे संजीदगी से देखा और अपना चश्मा साफ करते हुए नरम लहजे में बोले, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारा उससे विवाह नहीं करवाऊंगा। अगर तुम खुद ही अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो तो। नम्रता को जिंदगी में पहली बार अपने कुंवारे होने पर भी अफसोस हो रहा था। अजीब किस्मत थी उसकी। घर वाले प्रेम विवाह को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन प्रेम उसे दूर दूर तक बिल्कुल भी सहारा नहीं दे रहा था। उसे कॉलेज के दिनों के सारे रिश्ते भी याद आने लगे। कैसे अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़कों ने उससे विवाह के लिए पूछा था, लेकिन तब तो हवाओं में उड़ती थी और खुद को बड़ी अभिनेत्री समझती थी। अब तो उसके साथ पढ़ने वालों के भी 5-5 बच्चे हो चुके थे। हे भगवान, ये दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, उसने ये कहकर जोरदार सिहरन ली और अपने आप को संभालते हुए बोली, ठीक है दादाजी, मुझे मंजूर है, लेकिन निहाल से मेरा विवाह करवाने के सपने आप देखना छोड़ दें। ये किसी भी हालत में मुमकिन नहीं होगा। मैं घर से भाग जाऊंगी, जिससे आप लोगों की ही बदनामी होगी। वह उन्हें धमकियां देती हुई आंखों में आंखें डालकर वहां से जा चुकी थी। जबकि उसके जाने के बाद जगमोहन लाल जी अपना सिर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गए थे। इतना तो उनको भी पता था कि नम्रता को अच्छा लड़का मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और इसमें अभी सबसे बड़ा हाथ नम्रता की बचकानी हरकतों का था। शक्ल से तो वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बेवकूफाना होती थी। दादी जी और बाकी घर वालों को लगता था कि सिर्फ निहाल ही है जो उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसकी इन हरकतों को संभाल सकता है। पूरी रात नम्रता ने इसी बारे में सोचते हुए गुजारी थी। वह उंगलियों पर उन सब लड़कों के नाम गिनती रही जो उनमें दिलचस्पी रखते थे, लेकिन इनमें से कोई भी लड़का उसे फिल्मों के हीरो की तरह नहीं लग रहा था। वह दुखते हुए सिर को संभालते हुए बिस्तर पर बैठी और अपने बाल जोर जोर से खींचने लगी। हे भगवान, क्या फायदा हुआ मेरे इस कदर खूबसूरत होने का, और क्या फायदा हुआ इस दुनिया के गोल होने का, जब मेरी पसंद का कोई बंदा मुझसे टकरा ही नहीं रहा। ऊपर से बाहर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। उसे बहुत जोर से रोना आ रहा था। दिल ही दिल में वह अपने आप को कोसती हुई अगले कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। सुबह सवेरे उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चिल्लाकर उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने कोई चिल्ला ही नहीं रहा था, बल्कि उसकी बहन खड़ी थी जो उसका हाथ पकड़कर उसे जोर जोर से झकझोर रही थी। नम्रता दीदी, क्या पहले दिन ही अपने दफ्तर से बाहर निकाले जाने का विचार है? तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें 8 बजे उठा दूं, और अब 9 बजने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। नम्रता ने यह सुना तो फौरन स्नान घर की तरफ भागी। उसके साथ ही उसने वर्षा को भी काम सौंप दिया कि जल्दी से मेरा पीले रंग का सूट प्रेस करो, और हाँ, बाल सीधे करने वाली मशीन भी गर्म करके रखो। उसे आज 10 बजे वहां दफ्तर पहुंचना था। जैसे तैसे वो 5 मिनट देर से वहां पहुंच तो गई थी, लेकिन अब बाहर बैठी अपने बॉस के आने का इंतजार कर रही थी। ये बॉस नहीं हो गया, किसी देश का प्रधानमंत्री हो गया। हमें तो इसने ऐसे जल्दी आने को बुला लिया था, जैसे जरा सी भी देर हो गई तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वह ऊंची ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी कि अचानक ही उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने निगाहें उठाकर देखा तो करीब ही उसकी कंपनी का मैनेजर खड़ा था और उसे आंखें छोटी छोटी करके घूर रहा था।
मैडम साहिबा, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ, लेकिन कृपया करके इस तरह की बातें बॉस के सामने ना कीजिएगा। वह अपने काम को लेकर बहुत पक्के हैं और गुस्से के तेज भी हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको देखकर वो मेरे चुनाव पर उँगली उठाएँ। इतना कहकर वो वहाँ से जा चुका था। जब बात नम्रता की समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में उसने नम्रता को ये ताना दिया था कि उसने नम्रता को नौकरी पर रखा हुआ है, उसकी जात पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं इसके बॉस को भी संभाल सकूं। थोड़ी ही देर में एक छोटे कद का आदमी भागता हुआ ऊपर आया और चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से पहिए वाली कुर्सी लाओ, बॉस आ गए। उसका इतना कहना था कि पूरे दफ्तर में हलचल मच गई। यूं लग रहा था जैसे सबके शरीर पर बिजली दौड़ गई हो। नम्रता अब की बार उत्सुकता भरी नजरों से सबको देखने लगी। लगता है बॉस कोई बूढ़ा रईस है, ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। उससे विवाह कर लूंगी तो धन दौलत भी मिल जाएगी और दादाजी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वह दिल ही दिल में खुद से वादे और इरादे करने लगी थी, ये जाने बिना कि जो उसका बॉस है उसको उसने कल दोपहर के वक्त ही बुरी तरह से परेशान और जलील किया था। पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद वही छोटे कद का रतन कुमार उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, बॉस साहब आपका अपने दफ्तर में इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुराए बिना अनुमति लिए दफ्तर के कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पट्टियों में लिपटे तुषार पर पड़ी, तो उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नौकरी मिलकर भी मेरे हाथों से चली गई। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई, जबकि तनिष भी उसे पहली नजर में पहचान गया। लेकिन तनिष के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। कल उसने अपने भगवान से जो प्रार्थना की थी वो भी पूरी हो चुकी थी। हे भगवान, मैं तेरा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। तूने कभी भी मुझे अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बड़बड़ाया तो नम्रता एकटक उसके चेहरे को घूरने लगी। आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई मिस? जब किसी के दफ्तर में जाते हैं तो पहले दरवाजे पर खटखटाते हैं। क्या आपको ये बुनियादी संस्कार भी हमें ही सिखाने पड़ेंगे? वह उसके ही अंदाज में बात कर रहा था, जिस अंदाज में नम्रता ने कल उसको डांटा था। नम्रता की आंखों में फौरन से आंसू आ गए, जिसे उसने बहुत मुश्किल से पीछे धकेला। वह इस तरह अजनबी के सामने रोकर अपने आंसुओं को बेकार नहीं करना चाहती थी। सर, मैं दोबारा से बाहर चली जाती हूँ। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। दोबारा से जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो तनिष ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। कुछ ही देर के बाद उसने अपना चेहरा कमरे के अंदर किया और मासूम तरीके से बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, तनिष ने एक शब्द में जवाब दिया। फिलहाल मैं व्यस्त हूँ, थोड़ी देर के बाद आइएगा। नम्रता की शक्ल रोने वाली हो गई। अगर उसे इस नौकरी की जरूरत न होती तो वह कब की ये नौकरी तनिष के मुंह पर मारकर वहां से रफू चक्कर हो गई होती। बाहर जाकर वह उस बेंच पर बैठ गई थी। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैंने इस व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाला, वो अलग बात है कि निकाला किस तरह से है, लेकिन फिर भी इस जंगली दरिंदे को कमरे में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बैठे बैठे ही उसने अपने बॉस को जंगली दरिंदे की उपाधि दे दी थी, जिसके बारे में अगर तनिष को पता चल जाता तो वह जरूर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता। पूरे 2 घंटे गुजरने के बाद तनिष ने उसे दोबारा से अपने दफ्तर में बुलाया था। अभी भी उसके होठों पर वही शातिराना मुस्कुराहट फैली हुई थी, जिसे देखकर नम्रता को अपने दिल में डर के मारे उबाल उठता हुआ महसूस हो रहा था। शायद आप मुझे भूल गए हैं। नम्रता ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो उसकी बात काटते हुए आकर्षक लहजे में बोला, नहीं मिस, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपने मेरा हाथ और मेरी टांग तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सुनकर नम्रता मुस्कुरा भी न सकी, बल्कि खामोशी से सिर झुकाकर बैठ गई। आपको अपना काम का नियम तो पता होगा ना? आप मेरी निजी सचिव के तौर पर काम करेंगी। मेरे सारे कार्यक्रम, हर एक चीज का आपको हिसाब किताब रखना होगा। यकीनन काफी ज्यादा लड़कियों के इंटरव्यू लिए होंगे। पता नहीं मैनेजर साहब को आप में कौन सी काबिले तारीफ चीज लगी थी। उम्मीद है कि वह चीज मुझे जल्द नजर आ जाएगी। नम्रता सांस रोककर बस उसकी बातें सुन रही थी। अब तक वो काफी हद तक शांत हो गई थी, वरना उसे लग रहा था कि वो उसे नौकरी से ही निकाल देगा और फिर वह वही मुंह लटकाकर दादाजी के सामने आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसे कोई मौका नहीं दिया था। पहले कल आप मेरे साथ एक उत्सव में चल रही हैं, फिर अगले हफ्ते हम मनाली जाएंगे। वहां पर हम लोगों की बैठक होगी और हमें एक रात वहां रुकना भी पड़ सकता है। आप चिंता मत करें, आपका जो खर्चा होगा वह हमारी कंपनी ही उठाएगी।
नम्रता को तो अपना सिर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसे उसके घर वाले 5 घंटे दूर नहीं भेजते थे, धड़ाधड़ फोन आने शुरू हो जाते थे और यहाँ पर उसे अपने साथ मनाली लेकर जाने की बातें कर रहा था। मुझे लगता है कि निहाल की कंपनी में चले जाना चाहिए था। वह दिल ही दिल में अपने आप से बातें करते हुए बोली, मिस नम्रता, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? यह सुनकर उसने फौरन से नाम में गर्दन हिला दी। मुझे बताइए कि आज मैंने कौन सा काम करना है। जवाब में तनिष ने फाइलों का एक बहुत बड़ा बंडल उसके सामने लाकर रख दिया। इसमें से आपने एक नाम की फाइल को अलग करना है, लेकिन इससे पहले मेरे लिए 1 कप कॉफी मंगवा दे। ये सुनकर नर्मदा फौरन से कमरे से बाहर भागी थी। अगर मुझे पता होता कि सचिव के नाम पर यह बंदा मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखेगा, तो कभी भी यहाँ पर ना आती। वह कॉफी का ऑर्डर देने के बजाय खुद ही लेने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में जब वो दोबारा से दफ्तर में दाखिल हुई, तो उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। घर में भी इसी वजह से कोई उससे काम करने के लिए नहीं बोलता था, क्योंकि वे हद से ज्यादा लापरवाह थी। तनिष ने यह नजारा देखकर बिना सोचे दिल ही दिल में भगवान का नाम जाप किया और अगले ही पल जिस चीज का डर था वही हुआ। आधी कॉफी फाइलों के ऊपर, जबकि बाकी आधी कॉफी तनिष के ऊपर जा गिरी थी। उसने दर्द के मारे उछलने की कोशिश की, लेकिन टांग में उठते हुए दर्द की वजह से वह उछल भी ना पाया था। उसने अपनी आंखें बंद की थी। उसके अंदर इस वक्त गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। मिस नम्रता, उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जबकि नम्रता अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रखकर अपनी चीख को दबाने की कोशिश कर रही थी। आप अभी इसी वक्त मेरे दफ्तर से जाएं और जब तक मैं आपको दोबारा ना बुलाऊं, मुझे अपना चेहरा ना दिखाइएगा। ये सुनकर अगले ही पल वो दफ्तर से गायब हो गई। तनिष को लग रहा था उसे सबक सिखाने के चक्कर में वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों उस लड़की को निकालने का भी तनिष का कोई खास मन नहीं हो रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह का कोई इंसान टकराया था। उस दिन भी जब नम्रता ने तनिष की मदद की थी, तब दिन के वक्त तनिष को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन रात के वक्त जब उसने नम्रता के बारे में सोचा, तो उसे वो इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। छुट्टी के समय तक तनिष ने नम्रता को अपने दफ्तर नहीं बुलाया, बल्कि गौरव कुमार के जरिए ये कहलवा भेजा था, आप अपने घर जा सकती हैं। पूरा रास्ता नम्रता ने परेशानी में गुजारा था। रात के वक्त भी वो उसी बारे में सोच रही थी कि अगर उसे दफ्तर से निकाल दिया गया तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बिना सोचे समझे उसने अपना मोबाइल निकाला और बॉस का नंबर लगा दिया। जैसे ही तनिष ने उसका फोन उठाया, उसने छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। सर प्लीज मुझे उस दफ्तर से ना निकालिएगा, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना मेरे दादाजी मुझे बुआ की सहेली के बेटे के दफ्तर में भेज देंगे और मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवा देंगे और मुझे उससे विवाह नहीं करना। तनिष इस वक्त अपनी दादी माँ के पास बैठा हुआ था और दम साधे उस लड़की के बेवकूफाना बातें सुन रहा था। मिस नम्रता, चिंता मत करें, मैं आपको दफ्तर से नहीं निकाल रहा हूँ और कृपया करके इस समय फोन करने से परहेज किया करें। ये मेरा पारिवारिक समय होता है। इतना कहकर उसने झट से फोन काट दिया। क्या हुआ, प्रेमिका का फोन था ना? दादी माँ ने उसे मुस्कुराहट देते हुए कहा, तो तनिष के पूरे शरीर में डर के मारे सिहरन दौड़ गई। भगवान का खौफ करे दादी माँ, अभी इतना बुरा समय नहीं आया मेरा जो मैं ऐसी लड़कियों को प्रेमिका बनाऊंगा। अच्छा, अभी मैं फिलहाल अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। उसने आज्ञा लेता हुआ वो कमरे की तरफ बढ़ गया। उस दौरान उसके होठों पर लगातार मुस्कुराहट फैली हुई थी। न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था, मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ नर्मदा ने बेवकूफ़ी करने के बाद दोबारा अपने बालों को खींचना शुरू कर दिया था। उसकी बहन विद्या, जो कि काफी देर से उसकी हरकतें देख रही थी, बोले बिना ना रह सकी। वैसे दीदी नम्रता, जिस ताकत से आप अपने बाल खींचती है ना, मुझे लगता है अगले 1 साल में आप गंजी भी हो जाएंगी। नम्रता ने तकिया उठाकर जोर से उसकी तरफ फेंक दिया, जिसको विद्या ने कमाल की फुर्ती से पकड़ लिया, जबकि नम्रता एक बार फिर से सीधी बिस्तर पर लेट गई थी। सूनी नजरों से छत को घूरने लगी थी। जगमोहन लाल जी के 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। नम्रता और विद्या उनके सबसे छोटे बेटे की संतान थी। विद्या जितनी गंभीर स्वभाव की और कम बोलने वाली थी, नम्रता उतनी ही शरारती और आफत की पुड़िया थी। विद्या से बड़ी होने के बावजूद भी उसमें समझदारी ना के बराबर थी। यही तो कारण था कि विद्या का 12वीं के तुरंत बाद ही उसके भाभी के घर से रिश्ता आ गया था, जबकि नम्रता दीदी अपनी डिग्री लेने के बाद भी कंवारी घूम रही थी। और इसका कारण जो वो खुद बताती थी,
वो यही था कि उन्होंने अपने समय में अच्छे भले लड़कों को मना किया था। पर शायद अब उन्हीं की उन्हें हाय लग रही थी। दादाजी ने भी उनसे तंग आकर निहाल का विकल्प रख दिया, क्योंकि इससे पहले जो भी रिश्ता नम्रता के लिए आता था, वो या तो उन्हें भगा देती थी या फिर ऐसी-ऐसी हरकतें करती थी, वह खुद भी भाग जाते थे। अब वो दिल से इच्छा कर रही थी कि सब लोग वापस आ जाएं। इस बात को भूलकर किया गया हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता। अगले कई दिन बहुत ही तेजी के साथ गुजरे थे। तनिष्क की पट्टियां भी उतर गई थी। अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा था। एक सुबह जब तनिष्क दफ्तर में दाखिल हुआ, तो नम्रता पहले से ही उसकी कुर्सी पर बैठी घूम रही थी। नम्रता की पीठ उसकी तरफ थी। इसी वजह से वह उसको अंदर आते हुए नहीं देख सकी थी। इस समय उसने मोबाइल अपने कान से लगाया हुआ था और अपनी सहेली कुसुम तिवारी से तनिष्क की बुराइयां करने में लगी हुई थी। हाँ, शकल से तो मेरा बॉस इतना भला नज़र आता है, लेकिन कसम से जब वो बोलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मुँह से अंगारे उगल रहा हो। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस दफ्तर में इंटरव्यू दिया, लेकिन वह भी दादाजी की वजह से। अब उन्होंने एक और दूसरी शर्त मेरे सामने रखी हुई है। अगर 2 महीने के अंदर मैंने उन्हें लड़का ढूँढ कर ना दिया, तो मेरा विवाह ज़बरदस्ती उस लंबे निहाल से कर देंगे। यह सुनकर तनिष्क चौंक गया और अगले ही पल उसके होठों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। उसने ऊंची आवाज में गला खखाला तो नम्रता होश की दुनिया में वापस आई और एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। तनिष्क ऐसा दिख रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मिस नम्रता, यकीनन गौरव कुमार मैनेजर ने आपको बताया होगा कि आपकी जगह कौन सी बनती है, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तब भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेरी कुर्सी पर बैठना मना है। बेहतर होगा कि आप उसी सोफे पर ही जाकर विराजमान होएं। वो सांस रोककर उसकी बातें सुन रही थी। आखिर में वो खुशी से चहकने लगी, क्योंकि उसके मुताबिक एक बार फिर से उसकी जान बच गई थी। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहकर वो पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। तनिष्क का सारा कार्यक्रम उसने पहले ही बना दिया था और सुबह सवेरे ही तनिष्क को भेज भी दिया था। अभी उसका कोई भी काम नहीं था। तनिष्क ने जब उसे आराम के मूड में देखा, तो बेचैनी से करवट बदल कर रह गया। अब तो उसे नम्रता का उड़ा हुआ चेहरा अच्छा लगने लगा था, तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि नर्मदा चैन से बैठे। मिस नर्मदा, क्या आपने घर में मनाली की यात्रा के बारे में बात की है? ये सुनकर वही हुआ जिसकी तनीषा ने इच्छा की थी। नम्रता का चैन तो पल भर में ही गायब हो गया। उसने उदासी से शक्ल बनाकर मोबाइल एक तरफ रखा। सर, मैंने बात तो की थी, लेकिन दादाजी अनुमति नहीं दे रहे। ये सुनकर वह ध्यान से नम्रता के चेहरे को देखने लगा। आप अपने दादाजी का मुझे नंबर दीजिए, मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ, वो जरूर अनुमति देंगे। और वैसे भी हम कौन सा घूमने जा रहे हैं, या तो एक व्यापारिक यात्रा है। तो तनिष्क की बात सुनकर दोबारा से कांपने लगी। वह अपने दादाजी के स्वभाव से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। अब तो उसे ये सोचकर भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि दादाजी गुस्से में आकर कोई खरी खोटी ना सुना बैठे। मिस नम्रता, मैंने आपसे कुछ मांगा है? तनीषा ने अपनी बात पर जोर दिया, तो उसने ना चाहते हुए भी नंबर मिलाकर तनिष्क के हाथ में दे दिया। इधर जगमोहन लाल जी को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने तनिष्क को अपने घर पर रात के भोजन के लिए बुला लिया और ये न्योता भी आज शाम का ही था। उन्होंने ये कहकर बात खत्म कर दी, वह उनसे खुद मिलना चाहते हैं, ताकि ये तय कर सके कि उनकी पोती तनिष्क के साथ सुरक्षित होगी या नहीं। मोबाइल का लाउड स्पीकर चालू था। नम्रता सारी बातें अपने कानों से सुन रही थी। उसका मन किया कि वो अपना सिर जोर से दीवार के साथ मारकर अपनी जान दे दे। रोज रोज घुटने से अच्छा था कि वो एक बार में ही इस दुनिया से विदा हो जाती। कम से कम बार बार मरने की तकलीफ से तो बच जाती। सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरे दादाजी की बातों का बुरा ना मानिएगा। असल में वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो मेरे लिए चिंता में भी रहते हैं। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, तनिष्क कुमार ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत कीजिए मिस नम्रता, बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं माना जाता। और तैयार रहिएगा, आज शाम मैं आपके साथ ही आपके दादाजी से मिलने के लिए जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा वहां पर जाना बुरा नहीं लगेगा। नम्रता उसे बताना चाहती थी कि उसे तनिष्क का अपने घर जाना जहर लग रहा था, लेकिन वह अपने घर के माहौल से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी, जो घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा मालूम होता था। और अब जब उसके भाइयों को अगर ये बात पता चल जाती कि नम्रता अपने बॉस के साथ आ रही है,
तो उसके आगे तो उसे सोचा भी नहीं गया था, लेकिन अब वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। शाम के समय भी रास्ते में उसने 2-3 बार तनिष्क की गाड़ी का रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गई। उसके साथ ही अपनी हवेली के अंदर दाखिल हुई। दादाजी पहले ही दरवाजे पर खड़े थे। अगर उनके बस में होता तो वह हाथों में फूलों की थाली लेकर खड़े हो जाते, लेकिन ये कुछ ज्यादा अजीब लगना था, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग को फालतू इस्तेमाल करने से परहेज किया था। तनिष्क को नम्रता के परिवार का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। बचपन से ही वह अकेला बड़ा हुआ था। उच्च शिक्षा तक की सारी पढ़ाई उसने लंदन में ली थी, जहाँ पर वह बिल्कुल अकेला था। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और पिताजी का भी देहांत हो गया था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसके दादाजी ही थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही हवेली में बहुत ज्यादा अकेलापन होता था, क्योंकि वह दोनों ही बीमार थे और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहते थे। तनिष्क को भी कम ही उनसे मुलाकात करने का मौका मिलता था, क्योंकि उसकी अपनी दफ्तर की बैठकों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मगर आज सब लोगों के बीच बैठकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अचानक ही वहां पर नर्मदा के भाई हार्दिक ने बात छेड़ दी। वो नर्मदा की बेवकूफाना हरकतों के बारे में तनिष्क को बता रहा था, जिनको सुन सुनकर नर्मदा बेचैनी से करवट बदल रही थी, जबकि तनिष्क का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। नर्मदा जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह से खिलखिलाकर हंसता हुआ देख रही थी। वह व्यक्ति बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इस बात का नर्मदा को बहुत पहले ही एहसास हो गया था। उसकी लाख बेवकूफ़ी और शरारतों के बावजूद भी तनिष्क ने उसे अपने दफ्तर में रखा हुआ था, जो कि इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत भी था कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धैर्य और सहनशीलता का मालिक है। थोड़ी ही देर के बाद जगमोहन लाल जी ने तनिष्क का व्यक्तिगत इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तब एक और बहुत बड़ा राज सामने आया। तनिष्क उनके पुराने दोस्त का पोता निकला। नर्मदा का दिल कर रहा था कि वो बेहोश हो जाए, जबकि जगमोहन लाल जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने खुल्लम खुल्ला तनिष्क को न्योता दे दिया था कि अब ये तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे यहाँ पर आ जाया करो, और अगर नर्मदा की तरफ से तुम्हें कोई शिकायत मिले तो मुझे बता देना, मैं खुद अपने तरीके से इसको संभाल लूंगा। नर्मदा तनिष्क को कहना चाहती थी वह दोबारा यहाँ पर ना आए, लेकिन दादाजी उसे न्योता पर न्योता दिए जा रहे थे। और फिर अगले दिन तनिष्क अपनी दादी माँ और दादाजी दोनों के साथ दोबारा से नर्मदा की हवेली में आ गया था। बैठक में महफिल सजी हुई थी, जबकि नर्मदा रसोई में खड़ी अपने डूबते दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। आज उसका अचानक ही तनिष्क के साथ नजरें मिली थी। वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे महसूस करके नर्मदा का दिल एक अजीब से अंदाज में धड़का था। हे भगवान, कहीं ये मेरी गलतफहमी तो नहीं, या फिर ये मेरे दिमाग का भ्रम तो नहीं है। ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता कि मैं उस इंसान को पसंद आ जाऊं। मुझ में कोई भी ऐसे गुण नहीं है जो इस जैसा बड़ा बिजनेसमैन मुझसे विवाह करेगा। जरूर वो मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा होगा और पागलों की तरह खुद ही अपने आप से सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब भी दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर रुका हो। वह फौरन से पलटी तो वहां पर तनिष्क दरवाजे के साथ सहारा लेकर खड़ा उसे ही मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। ये वैसे ही नजरें थी जिनको महसूस करके नर्मदा परेशान हो गई थी। सर, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उसने हिचकिचाते हुए सवाल किया। नहीं, मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था। चिंता मत करें, मैं आपको ज्यादा समय तक परेशान नहीं करूंगा। आगे मैंने वैसे भी अपने काम के सिलसिले में अमेरिका चले जाना है। वह उसे बता रहा था कि वो दोबारा उसके घर में नहीं आएगा। ये सुनकर नर्मदा शर्मिंदा हो गई। उसने अपने होठों पर बनावटी मुस्कुराहट सजाई। सर, ये आपका अपना घर है, आप जब भी जी चाहे यहाँ पर आइए। ये सुनकर तनिष्क ने कंधे उचका दिए थे। लेकिन किसी को मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है ना, और मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता जहाँ पर लोगों को मुझसे कोई समस्या या परेशानी हो। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताना था कि आप अपनी पैकिंग कर ले, क्योंकि कल सुबह हम लोगों ने निकलना होगा और हो सकता है हम 2 दिनों के लिए वहाँ पर रुके। आपके दादाजी के तरफ से मुझे अनुमति मिल गई है, और अब तो वैसे भी हमारी रिश्तेदारी भी निकल आई है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई परेशानी होगी। वो आंखों ही आंखों में उसे बहुत कुछ समझाता हुआ वहां से निकल चुका था, जबकि नर्मदा एक बार फिर से उसकी पीठ को घूर कर रह गई। वो पीछे से भी उतना ही सुंदर था जैसे आगे से। नर्मदा ने बिना सोचे अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस खड़ूस इंसान से प्यार होने लगा है? नहीं, नहीं, नर्मदा ऐसी कोई भी हिम्मत नहीं करना, क्योंकि कल को जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी खड़ूस को होगी। पूरी रात नर्मदा ने उस बारे में ही सोचते हुए गुजारी थी। इसलिए अगली सुबह उसकी आँखें नहीं खुल रही थी। तनिष्क के साथ गाड़ी में बैठकर भी वो सोती रही थी। अचानक ही उसका सिर ढलक कर तनिष्क के कंधे पर जा गिरा, तो तनिष्क के शरीर में एक बेचैनी सी दौड़ गई थी। उसने नर्मदा को हल्का-सा हिलाना चाहा, तो वो अपना सिर उसकी गोद में रखकर लेट गई। मिस नर्मदा, तनिष्क ने उसके चेहरे को हल्का-सा थपथपाया, तो उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली और उस दौरान उसने अपना हाथ भी ऊपर उठाया, जो कि सीधा तनिष्क के मुँह पर जा गिरा। उस समय तनिष्क का मुँह खुला का खुला ही रह गया। पहली बार उस पर किसी ने हाथ उठाया था और वह काम भी इस लड़की ने किया था। इस बार तनिष्क ने उसका कंधा पकड़कर जोर से झकझोरा, तो भगवान का नाम जापती हुई उठ बैठी। मिस्टर तनिष्क, क्या कर रहे हैं आप? मुझे सोने दें प्लीज, रात में भी आपकी वजह से सो नहीं पाई। एक तो आपने मुझे इतना परेशान किया हुआ है। ये बड़बड़ाते हुए दोबारा से सो गई। तनिष्क ने उससे पूछने की कोशिश की, वह उसकी वजह से क्यों परेशान है, मगर नर्मदा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पूरा रास्ता वह समय-समय से उसके चेहरे को देखता रहा, मगर उसका दिल भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जो सोच रहा था कि वो कभी भी ऐसी लड़की से विवाह नहीं करेगा। अब ना चाहते हुए भी उसके जीवन में दिलचस्पी ले बैठा था। गाड़ी एक बहुत बड़े होटल के सामने जाकर रुकी। तनिष्क ने बड़ी मुश्किल से नर्मदा को उठाया, लेकिन वह होटल के अंदर जाते हुए भी उसका हाथ पकड़कर उसी के सहारे चल रही थी। तनिष्क जानता था कि वह उस समय अपने होश में नहीं है, वरना अगर वह होश में होती तो कभी भी ऐसी हरकत ना करती। आसपास से गुजरते हुए लोग उन्हें मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहे थे। तनिष्क ने बहुत मुश्किल से उसे उसके बिस्तर पर जाकर लिटाया। उस दौरान भी उसी की नज़र नर्मदा के बालों में उलझ गई, जो कि बिस्तर पर फैले हुए थे। तब उसके दिल में बहुत जोर से ये इच्छा जागी थी, काश वो नर्मदा को बाहर की नज़रों से छुपा लेता। उसके अलावा कोई भी उसे देख ना पाता। एक गहरी सांस छोड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। रात को भोजन करने के बाद जब वो वापस जाने लगा, तो नर्मदा की काँपती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी, वो सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। तनिष्क ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, तो वह उँगलियां चटकाने लगी। देखिए सर, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, और ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप मुझे इस दुनिया के सबसे भले इंसान लगते हैं। तनिष्क के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी, क्योंकि नर्मदा का असल में चेहरा झुका हुआ था, इसलिए वह उसे मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकती थी। और मिस नर्मदा, आपको ऐसा क्यों लगता है? आखिर आपने मुझ में ऐसी कौन सी भलाई देख ली है? सर, ये सारी बातें छोड़ दें। देखिए, मौसम कितना खराब हो रहा है। इस तरह के मौसम में अकेला रहना आप जानते होंगे ना, किस कदर मुश्किल होता है। वह आधी अधूरी बातें कर रही थी। तनिष्क, जो कि थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा शर्म के मारे लाल होने लगा, क्योंकि पहले कभी भी किसी लड़की ने इस तरह से उसे प्रस्ताव नहीं दिया था। मिस नर्मदा, आप साफ-साफ बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? यूँ इस तरह से पहेलियाँ ना बुझाइए। वो बेचैनी से करवट बदलते हुए बोला, वो मिस्टर तनिष्क, मैं चाहती हूँ आज का समय हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारें। क्या आप मुझे अपने कमरे में सोने देंगे? ये कहकर वो बिल्कुल खामोश हो गई और एकटक तनिष्क के चेहरे को घूरने लगी। मिस नर्मदा, देखिए, मैं ऐसा अचानक ही नर्मदा को एहसास हुआ कि उसने अधूरी बात कर दी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर तनिष्क, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। असल में मुझे बारिश के मौसम से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। बिजली चमकती है तो मेरी सांस बंद होने लगती है। इस मौसम में मैं अपनी माँ के साथ होती हूँ या फिर बहन के साथ होती हूँ, लेकिन आज वे दोनों ही नहीं है, तो क्या हम कमरा साझा कर सकते हैं? मैं ज़मीन पर सो जाऊँगी और आप बिस्तर पर सो जाइएगा। उसकी अदा में इस कदर मासूमियत थी कि तनिष्क उसे मना ही नहीं कर पाया। और इस बात का भी तनिष्क को दिल से एहसास हो रहा था कि उसके मामले में वो अपने सारे नियमों को तोड़ता हुआ जा रहा था, जैसे ही उसने आज अपने एक और नियम को भी तोड़ दिया था और नर्मदा को अपने कमरे में ठहरने की अनुमति दे दी थी। वह यूं ही छोटे बच्चों की तरह उछल रही थी, जैसे उसे नई जिंदगी की खुशखबरी मिल गई हो। मिस्टर तनीश, मैं आपको पहले ही एक बात साफ कर देती हूँ, मैं आप पर इस वजह से भरोसा कर रही हूँ क्योंकि आप मजबूत चरित्र के मालिक हैं। दूसरा, मेरे दादाजी भी आप पर भरोसा करते हैं। बाकी मेरी किसी भी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। वह अब उसे सफाइयाँ दे रही थी। तनिष्क हाथ मुंह धोकर स्नान घर से बाहर निकला तो अगले ही पल जोरदार बिजली चमकी। नम्रता फौरन से उसके गले से जा लगी।
उसने बच्चों की तरह तनिष्क की कमीज को अपनी मुट्ठियों में दबोचा हुआ था और उस समय उसका पूरा शरीर भी डर के मारे कांप रहा था, जबकि दूसरी तरफ तनिष्क उसके शरीर की कोमलता को महसूस करके हैरान रह गया। मिस नर्मदा, सब ठीक है, देखिए, तनिष्क ने उसके कानों के करीब झुकते हुए कहा तो वह एक झटके से पीछे की तरफ हटी। उसे भी अपनी बेवकूफ़ी का पूरा एहसास हुआ था। आई एम रियली सॉरी मिस्टर तनिष्क, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगने लगी थी। शांत हो जाइए मिस नर्मदा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आप प्लीज़ बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। उसने फ़ौरन से अपना बिस्तर नीचे लगा दिया था, जबकि नर्मदा एक बार फिर से उसको घूर कर रह गई थी। पूरी रात वह आराम से सोती रही। एक पल के लिए भी वो असहज नहीं हुई और ना ही तनिष्क ने उसको परेशान किया। जब वो सुबह सोकर उठी तो उसके दिल में तनिष्क के लिए आदर और बढ़ गया। बेशक वो व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर घराने का लड़का था, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी भी किसी लड़की के जीवन के साथ खेला नहीं था। हालांकि उसके पास मौके भी थे, सैकड़ों के हिसाब से लड़कियां उस पर मरती भी थीं और अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन वह था जो किसी को भाव ही नहीं देता था। इस सुबह नर्मदा को बहुत जोर से इस चीज का एहसास हुआ था। वो उस व्यक्ति से प्यार कर बैठी है और उसके दिल में बार बार विचार भी आ रहा था कि वह उसे अपने प्यार की बात बता दे। फिर जब उसने अपनी पक्की सहेली कुसुम तिवारी को फोन करके उससे सलाह ली तो वो उसे डांटने लगी। नर्मदा दीदी, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? लड़की कभी भी खुद से विवाह का प्रस्ताव नहीं देती, और अगर दे भी दे तो लड़के ऐसी लड़की का आदर नहीं करते हैं, वह उसे बहुत हल्के में लेते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तनिष्क सारी जिंदगी तुम्हें हल्के में लेता रहे? इंतजार करो, हो सकता है उसके दिल में भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी पसंद पैदा हो जाए। और साथ ही बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दो, अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाओ। पुरुषों को समझदार लड़कियां अच्छी लगती हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफाना हरकत करने वाली लड़कियां उन्हें एक आंख नहीं पाती हैं। न जाने क्यों आज अपनी सहेली की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया था। वह हर चीज से उदास हो गई। शाम के समय उसने तनिष्क के साथ दोबारा से एक बैठक पर जाना था। इसके लिए वह दिल लगाकर तैयार हुई थी, लेकिन तनिष्क ने उस पर सिर्फ एक नजर डाली। दोबारा तनिष्क ने उसे आंख उठाकर नहीं देखा। नर्मदा की आंखें दोबारा से बेबसी के मारे आंसुओं से भीगने लगी। हे भगवान, मेरा दिल आया भी तो उस घमंडी अमीर लड़के पर। हमेशा अपनी औकात से बढ़कर सपने क्यों देखती हूँ मैं? वह दिल ही दिल में अपने आप से शिकायतें कर रही थी, जबकि तनिष्क अपनी तिरछी आंखों से उस समय समय पर देख रहा था। मिस नर्मदा, मुझे थोड़ी सी परेशान नजर आ रही हो आप। क्या आपको कोई समस्या है? तनिष्क की भारी आवाज सुनकर उसके पूरे शरीर में झटका लगा। वो मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिलाने लगी। नहीं सर, मुझे क्या परेशानी होगी? इस बार उसने अपनी बात तेजी से नहीं बल्कि सिर्फ रुक रुक कर की थी, जिसे तनिष्क ने भी महसूस किया था। रास्ते में भी उसने कोई बेवकूफाना हरकत नहीं की, बल्कि खुद को समझदार दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस नर्मदा की किसी ने आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लास ली है? तनिष्क ने उसकी खामोशी पर चोट करते हुए कहा, तो वो कुछ भी नहीं बोली। मैं ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती हूँ मिस्टर तनिष्क, जो कि सब लोगों के लिए नापसंद बन जाए। तनिष्क ये सुनकर एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, आपको किसने कहा कि आप दूसरों के लिए नापसंद है? इससे पहले ही कि नर्मदा कोई जवाब देती, दूसरा होटल आ गया था। वहां पर भी नर्मदा की उम्र की ही अलग अलग लड़कियां थी, जो कि बहुत ही सलीके से रह रही थी। उनका पहनावा भी नर्मदा से कई गुना अच्छा था। वो बार बार नजरें उठाकर तनिष्क को देखती, लेकिन उस दौरान तनिष्क ने एक बार भी उन लड़कियों को नहीं देखा था, बल्कि वो तो सिर्फ नर्मदा को ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। कुछ ही देर के बाद तनिष्क की जाने वाली उनसे मिली। वह दोनों बातें करने के लिए बाहर गए थे, जबकि अंदर बैठी नर्मदा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। भगवान जी, इतनी देर हो गई, ये बंदा कहाँ पर रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं है उसका इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो? वो दबे पांव बाहर गई। थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। वो लड़की तनिष्क से अपने प्रेम का इजहार कर रही थी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद तनिष्क ने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारे जज्बात का सम्मान करता हूँ। सिर्फ इतना सुनना था कि नर्मदा का दिल डूबने लगा। वह आगे सुने बिना ही अंदर की तरफ भागी थी। यही तो उसकी जज्बाती आदत थी, जिसकी वजह से अक्सर ही उसे अपने घर वालों से भी डांट पड़ती रहती थी, क्योंकि वो कोई भी पूरी बात नहीं सुनती थी।
उसने अपने दिमाग में ही ये कहानी बना ली थी कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। इसलिए तो इतनी देर से वे दोनों बाकी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में खोए खड़े थे। उस दिन भी मौसम खराब था, लेकिन वह तनीष के कमरे में नहीं रुकी, बल्कि उसने होटल वाले से दूसरा कमरा ले लिया। पूरी रात उसने डरते-डरते गुजार दी, लेकिन इस डर से भी ज़्यादा उस चीज़ का दुःख था कि उसका प्यार उसके हाथों से निकल गया। सुबह जब तनीष ने उसकी झुकी हुई आँखें देखी, तो उसके दिल को कुछ हुआ। "मिस नर्मदा, आप ठीक तो हैं? आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं मिस्टर तनीष। बेहतर ही होगा कि आप अपने काम से काम रखें और ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी भी ना करें।" और रूखे से अंदाज में जवाब देकर खिड़की की तरफ मुँह फेर कर बैठ गई थी। दूसरी तरफ तनिष्क पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, क्योंकि कल उसकी जानने वाली संजू कुमारी ने भी उससे यही बात की थी। "मैंने तुम्हारी सचिव की आंखों में तुम्हारे लिए पसंद देखी है, और तुम भी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम उससे प्यार करते हो?" तब तनिष्क ने उसको साफ शब्दों में बात समझाई थी कि हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसी से विवाह करूंगा। "तुम्हें विवाह का कार्ड भी मिल जाएगा संजू कुमारी।" नर्मदा की किस्मत पर जल उठी। फिर जब नर्मदा छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी, तब भी तनिष्क ने उसे देख लिया था, लेकिन उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया कि कहीं नर्मदा शर्मिंदा ना हो जाए। और अब वो इस वजह से जानता था कि उसके गुस्से का क्या कारण है, लेकिन वो यूं ही खुद से उसे प्रपोज करके मामले को और खराब नहीं करना चाहता था। ये भी उसके नियमों के खिलाफ था। वह चाहता था कि वो आदरणीय तरीके से अपने दादाजी और दादी माँ को नर्मदा के माता-पिता के पास भेजे और फिर उनसे नर्मदा का हाथ मांगे। पूरा रास्ता उसी के बारे में सोचता रहा। उसने अपने विवाह की योजना भी दिल ही दिल में बना ली। वह अपनी काल्पनिक दुनिया में नर्मदा को दुल्हन बनता हुआ देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ नर्मदा का दिल इस समय बुरी तरह से जल रहा था। जब वो अपने घर पर पहुंची, तब भी वो कमरे में बंद हो गई। उसने किसी से भी कोई बात नहीं की थी। पूरा दिन और पूरी रात उसने रोते हुए गुजार दिए। हे भगवान, एक व्यक्ति मुझे इस भरी दुनिया में पसंद आया था। सिर्फ एक व्यक्ति से मुझे प्यार हुआ था और आपने वो भी मुझसे छीन लिया। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वह उस वक्त भगवान के सामने बैठे छोटे बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो रही थी। पिछले 2 दिनों से वह दफ्तर भी नहीं जा रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसकी बहन चहकती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए और गुस्से से देखते हुए बोली, "क्या समस्या है तुम्हें?" "समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। जिस प्रेमी का नाम तुम ख्वाब में रोते हुए लेती थी ना, वो तुम्हारे लिए विवाह का रिश्ता लेकर आ गया है।" नर्मदा ने गुस्से से उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विद्या फुर्ती दिखाते हुए एक तरफ हो गई। "तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने सबसे पहले तुम्हें ये खुशखबरी दी है।" नीचे तनिष्क साहब बैठे हुए हैं। अपने दादा और दादी के साथ आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मेरी पागल और अनोखी किस्म की बहन से धुआंधार किस्म का प्यार हो गया है। दादाजी ने तो फौरन हाँ भी कर दी। नर्मदा ने ये सुना, पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर रूखे से अंदाज में बोली, "दादाजी को पहले मुझसे पूछना चाहिए था, ऐसे कैसे वो हाँ कर सकते हैं? और तुम्हें किसने कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ?" ये सुनकर विद्या ने बहुत मुश्किल से अपनी उबासी रोकी। औरतों की तरह अपना हाथ कमर पर रखकर बोली, "पिछले 2 रातों से मैं उस इंसान का नाम सुन-सुन कर थक गई हूँ। आधी रात के समय तुम नींद में उसका नाम लेकर रो रही थी और मुझसे पूछ रही हो मुझे कैसे पता चला? तो मुझे तो धन्यवाद करना चाहिए कि 2 दिनों तक मैंने ये बात अपने पेट में दबाकर रखी और आज मैं ये बात माँ के सामने उगलने ही वाली थी। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ गया। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं।" तनिष्क की नजरें लगातार सीढ़ियों पर जमी हुई थी, जहां से थोड़ी देर बाद जब वो उतरी, तो तनिष्क की सांसों में सांसें आई, लेकिन उसने एक बार फिर तनिष्क को नजर उठाकर नहीं देखा। वो जानता था कि उसके पीछे क्या वजह छुपी हुई है। जैसे ही उन दोनों को बात करने का मौका मिला, तो नर्मदा ने जज्बातीपन दिखाते हुए कहा, "मैं जानती हूँ आपने अपने दादाजी की वजह से मजबूर होकर इस रिश्ते के लिए हाँ की है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी उस सहेली से प्यार।" उसके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। तनिष्क ने अगले ही पल उसके होठों पर उंगली रखी, उसके कानों में झुकते हुए बोला, "मैं सिर्फ एक स्त्री से प्यार करता हूँ। वह स्त्री मेरी पूरी दुनिया है। वो मेरा इश्क है और उसका नाम नर्मदा है। इसके अलावा मुझे ना तो कभी किसी स्त्री में दिलचस्पी थी और ना ही कभी दिलचस्पी होगी।
उस दिन तुमने जो बातें सुनी वो अधूरी थी। उसे मैं पसंद था लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मैंने उसे ये कहकर साफ मना कर दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ नर्मदा से विवाह करूंगा। विवाह का कार्ड भी उसे पहुंचा दूंगा। नर्मदा अब खामोशी से दम साधे उसकी बातें सुन रही थी। एक बार फिर से दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी। क्यों जज्बाती होकर उसने 2 दिन तनाव में गुजारे। उसने अपने हाथ बांधे और नाराजगी दिखाते हुए बोली, ये बात आप मुझे पहले भी तो बता सकते थे। 2 दिनों से मैं परेशान हूँ और आपको जरा सा भी ख्याल नहीं मेरा। और अब मैं आपसे नाराज भी हूँ। मुझसे बात ना कीजिएगा। तनिष्क ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो मुंह फुलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। दिल ही दिल में वो हद से ज्यादा खुश थी। अगली सुबह तनिष्क ने उसके लिए फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता और एक चॉकलेट का डिब्बा भेजा था। उसके उठने से पहले ही चॉकलेट का सफाया हो गया था, लेकिन फूल मेज पर पड़े हुए थे। वो हमेशा से चाहती थी कि कोई उसे इसी तरह से ही प्यार जताए। अभी जब विवाह का दिन नहीं आया था, तनिष्क उसके लिए रोज फूल भेजता रहा। उस दौरान नर्मदा ने उसको सजा देने के तौर पर अपने आप को उससे दूर रखा था। ना तो वह उसका फोन उठाती और ना ही वह उसकी कोई बात करती, बल्कि उसे अपनी बहन से ये कहलवा दिया था कि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है। उनका कहना है कि दुल्हन पर निखार नहीं आएगा। फिर जब शादी की रात वह दुल्हन बनी, उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी, तब तनिष्क ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसके कानों में झुकते हुए शरारती लहजे में बोला, अब तो आपकी माँ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है ना। ये सुनकर नर्मदा शर्मीले अंदाज में मुस्कुरा दी थी। तुम सोच भी नहीं सकती मिस नर्मदा, तुमने मुझे इन दिनों कितना तंग किया है और आज मैं तुमसे इन दिनों का सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा और आज तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। ये कहकर तनिष्क ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया। नर्मदा ने कुछ कहना चाहा लेकिन तनिष्क ने उसे शांत करवा दिया। ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रात है। इसको मैं उपदेशों में बेकार नहीं करना चाहता और जहां तक मुझे लगता है तुम अच्छी खासी समझदार हो। तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुमति दे दो। क्या तुम्हें अनुमति है? ये सुनकर नर्मदा ने पलकें झुका दी, जिसका साफ मतलब था कि वह उसे अनुमति दे चुकी है। और अगले ही पल वह उसके होठों पर झुक गया था। वह धीरे धीरे उसके होठों को चूमने लगा था। नर्मदा ने बेसुध होकर उसकी कमीज को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। उसका स्पर्श बहुत ही जानलेवा था। इस बात का नर्मदा को बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था। अगले कुछ ही पलों में तनिष्क उस पर पूरी तरह से छा गया था। उसके होठों को छोड़ने के बाद वह उसकी गर्दन पर झुककर वहां पर अपने प्यार के निशान छोड़ने लगा था। नर्मदा, तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे अपना किस कदर दीवाना बना लिया है। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। उसके शब्द नर्मदा के दिल और जान को सुकून पहुंचा रहे थे। उसने जैसे पति का सपना देखा था, वो सपना पूरा हो गया था। पूरी रात तनिष्क उस पर अपना प्यार लुटाता रहा। शुरू में नर्मदा शर्मा रही थी, लेकिन फिर वो भी तनिष्क का साथ देने लगी थी। विवाह के बाद बहुत ज्यादा समझदार हो गई थी। अब जब वो अपने मायके जाती तो सब लोगों को सीख देती। वे लोग बस उसके चेहरे को घूर कर रह जाते थे। दादाजी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता था। वह अक्सर ही तनिष्क को शाबाशी देते, जो काम हम 22 सालों में नहीं कर पाए वो तुमने 2 दिनों में कर दिया। यह सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ता था। नर्मदा की वजह से उसे भी एक छोटा सा व्यापार मिल गया था और उसका सारा अकेलापन बस धीरे धीरे दूर हो गया था। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इससे हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।